हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 एंड 26 का जो है विज्ञान विषय का कक्षा 10 का सॉल्यूशन कराएंगे। इसका कोड है A/40,000। तो चलिए देखेंगे। सबसे पहले खंड का बहुविकल्पी प्रश्न जो आते हैं आपके 20 नंबर के, इनको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत। इसी में एक और क्वेश्चन बना करता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो प्रतिबिंब जो हमारा होता है वो जो है इसका वस्तु के आकार का बनता है, वस्तु के आकार का बनता है। और इसका प्रयोग हम जो है अपना प्रतिबिंब चेहरा देखने के लिए करते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। संयुग्मी फोकस संभव है केवल अवतल दर्पण में। संयुग्मी फोकस संभव केवल अवतल दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 3 है, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। और यदि यही क्वेश्चन अपोजिट कर दिया जाए कि यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। चौथा नंबर का है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबीन कितना होता है? अनंत पर। और यदि क्वेश्चन पूछे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। दूरबिंदु आपका होता है अनंत पर और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर। चलिए अगला क्वेश्चन। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दृष्टिपटल पर। दृष्टिपटल या रेटिना इसी को कहा जाता है। दृष्टिपटल या रेटिना कहा जाता है। किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। किसी चालक में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों या इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? ये होता है आवेश का मात्रक। अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि ये आवेश का मात्रक कैसे है। देखिए, आवेश बराबर क्या होता है? आवेश बराबर होता है आपका, आवेश को कैपिटल क्यू से, क्यू बराबर होता है आई क्रॉस टी। आई क्या है? विद्युत धारा। और टी क्या है? समय। यहाँ पर धारा का मात्रक क्या है? धारा का मात्रक है आपका एम्पियर। और समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो टोटल मात्रक क्या होगा? एम्पियर सेकंड। ये आपका आवेश का मात्रक हो गया। चलिए अब आता है खंड खा, रसायन विज्ञान। वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत तथा तांबे को हरी परत चढ़ जाती है, क्या कहलाता है? संक्षारण। अगला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट का सूत्र है। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या है? PbNO3 का होल ट्वाइस। ये बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप तैयार कर लीजिए। लेड नाइट्रेट का सूत्र कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, यूपी बोर्ड में। इसको आप तैयार करिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, संक्षारण वाला। इसको भी आप तैयार करिए, इसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, धावन सोडा। ये तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। Na2CO3 × 10H2 इसका सूत्र होता है धावन सोडे का। इसके बाद आता है आपका शुद्ध जल का pH मान क्या है? शुद्ध जल का pH मान होता है 7। समान ताप पर द्रव धातु क्या है? पारा है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? कॉपर, जिंक, Ag, निकेल। तो इसमें जो है Ag आपका सही है, Ag नहीं होती है। चलिए चलते हैं अगला नंबर। इसके बाद आपका आ गया, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो जल का वहन करने के लिए एक हुआ करता है फ्लोएम। क्या है? तो फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम ऊतक पौधों में पाया जाता है। फ्लोएम, तो फ्लोएम होता है आपका भोजन संग्रहण के लिए। भोजन संग्रहण के लिए। एक और क्वेश्चन हुआ करता है कि पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मूत्र का निर्माण होता है तो आपका वृक्क में। शाम के समय वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है? शाम के समय, तो शाम के समय जैसे कि आपको पता ही होगा कि सूर्य का प्रकाश जो होता है वो कम हो जाता है। यदि प्रकाश की मात्रा अधिक होती है तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, और यदि कम होता है तो वाष्पोत्सर्जन जो है कम होता है। तो इसमें ये सही हो जाएगा। चलिए, मास्टर ग्रंथि क्या होती है? मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं। पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि 14 हार्मोन स्रावित करती है।
इसलिए इसको जो है मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, ये लघुत्तरी प्रश्न के रूप में भी बन सकता है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। चलिए, और ये क्वेश्चन अगला आ रहा है 18 नंबर, किस हार्मोन की कमी से डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज, ये हमारा इंसुलिन हार्मोन की कमी से जो है डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है। ये हमारे अग्न्याशय नामक ग्रंथि में पाया जाता है। अग्न्याशय की अल्फा और बीटा नामक जो लैंगरहैंस द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं, उनमें जो है इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण ये डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन पाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मुकुलन आपका हाइड्रा में पाया जाता है। परिवार नियोजन की स्थायी विधि क्या है। स्थायी विधि आपका हो सकता है इसमें गर्भ निरोधक गोलियां भी हो सकता है, ये थोड़ा डाउट है, इसको आप जो है देख लीजिए। चलते हैं खंड बा में, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। चित्र बनाकर समझाइए तथा परावर्तन के नियमों का उल्लेख करिए। तो चलिए, प्रकाश का परावर्तन हम थोड़ा समझेंगे चित्र बनाकर। तो प्रकाश का परावर्तन सबसे पहले क्या है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मान लीजिए M1 और M2 कोई दर्पण है, समतल दर्पण है, ये कोई आपतित किरण इस पर आपतित होती है, और ये मान लीजिए कोई अभिलंब है, इसको क्या कहते हैं, अभिलंब। जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है समतल दर्पण में, तो वो उसी मार्ग पर यहाँ से आई और उसी मार्ग में वापस लौट आई, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी चिकने तल से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आने वाली किरण को आपको कहते हैं आपतित किरण, और जाने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना जो कोण होता है, इसको कोण आई से, और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को कोण आर से। कोण आई को कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, और कोण आर को कहते हैं परावर्तन कोण। चलिए, अब नियम क्या होते हैं इनके। नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपका कि कोण आई बराबर कोण आर, अर्थात आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। तो इसमें जो है हम 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है, और पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर पढ़ने के लिए कैसा तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस चश्मे में प्रयुक्त करना होगा। यह आपका हमारा दिया गया है, U बराबर कितना दिया गया है, U बराबर आपका दिया गया है -20, और पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए कैसा से कितनी फोकस दूरी का लेंस चश्मे में प्रयुक्त किया जाएगा। तो इसमें आपको फोकस दूरी है पूछ रहा है, तो यह बराबर क्वेश्चन मार्क, और इसमें जो है पुस्तक पर जितनी दूरी रखना पढ़ने के लिए, इसमें B बराबर आपको 25 हो जाएगा। चलिए, सॉल्व करते हैं। तो लेंस सूत्र से 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, 1/25 माइनस 1/20, ये आपका हो जाएगा। 25 से 20 का है एलसीएम निकालेंगे, 25 से 20 5 100 आ जाएगा, 25 4 20 5 माइनस का 1/100 1/5, तो यह बराबर आपको -100 आ गया। फोकस दूरी आपकी -100 सेंटीमीटर आ जाएगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। और एक सवाल है इसी में ऐड है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करिए। तो लेंस की क्षमता देखिए किसे कहते हैं। एक तो इसकी परिभाषा सरल सी होती है
कि किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को P बराबर 1/f अर्थात फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, डायोप्टर। इसको कैपिटल D से व्यक्त करते हैं। ये आपका मीटर में होता है और जब से यदि वैल्यू आपकी सेंटीमीटर में दी रहती है तो P बराबर होता है 100/f सेंटीमीटर। तो लेंस की क्षमता क्या है? लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। दूसरी परिभाषा आप ये भी कह सकते हैं कि किसी लेंस की अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। चलिए इसमें एक क्वेश्चन ऐड है जो है, इसी को सॉल्व करते हैं। कह रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी। इसकी फोकस दूरी दी हुई है आपके 50 सेंटीमीटर के अवतल लेंस कह रहा है तो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी कि क्षमता ज्ञात करी तो P बराबर 100/f 100/f। तो 100 f की वैल्यू आपकी माइनस की 50 हो गई। इसको डिवाइड करेंगे 50 2 बार जाएगा तो इसकी क्षमता आ गई -2 डायोप्टर। यदि अवतल लेंस है तो फोकस दूरी ऋणात्मक आपकी होगी और उत्तर लेंस है तो फोकस दूरी आपकी क्या होगी? पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आता है आपका वर्ण विक्षेपण क्या है। देखिए वर्ण विक्षेपण क्या है? वर्ण विक्षेपण देखिए क्या है? श्वेत प्रकाश का। सबसे पहले हम इसमें एक प्रिज्म बनाते हैं। प्रिज्म क्या है कि इन्हीं दो पारदर्शी माध्यम से घिरा वह पृष्ठ जिसमें श्वेत प्रकाश का अपवर्तन की घटना होती है प्रिज्म कहलाता है। अब यहाँ से आपकी जो है प्रकाश किरण आती हैं और इसमें जो है आपतित होकर यहाँ से फिर ये डायरेक्ट यहाँ ना जाकर जो है थोड़ा मुड़ जाती है। इसी तरह यहाँ से एक प्रकाश किरण आएगी और मुड़ जाएगी। इसी तरह इसमें हम आपको समझेंगे प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण अर्थात श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण का कारण क्या होता है? अपवर्तन होता है। सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण समझाइए। तो इसमें इसी प्रकार हम समझेंगे 7 रंग किस प्रकार हमारे विभक्त होते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा जो है वो निकलता है विबग्योर VIBGYOR। इसके अनुसार जो है सबसे पहले वायलेट होता है, फिर इंडिगो होता है, फिर ब्लू होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर येलो होता है, ऑरेंज होता है, फिर रेड होता है। ये 7 प्रकाश होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, किसका होता है? विचलन सबसे ज़्यादा किसका होता है? विचलन सबसे ज़्यादा आपका होता है बैंगनी रंग का। तो यही है आपका। इस प्रकार आपको चित्र जो है समझ लेना है, इसको अच्छे से रट लेना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब समझना है ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? B बराबर IR आपने पढ़ा होगा। B बराबर I × R। ओम का नियम ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लीजिए। इसका पूछ रहा है, इसका प्रयोगी सत्यापन कीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लेना है ओम के नियम को जो है। अब आता है उपखंड का रसायन विज्ञान। इसमें अगर आप टिप्पणी कीजिए विकृत गंधिता क्या है और संक्षारण क्या है। विकृत गंधिता क्या है? खाद्य पदार्थों का जो है ऑक्सीकरण के द्वारा उनका धीरे धीरे जो है स्वाद नष्ट होने लगता है, बदबू देने लगते हैं। बस यही प्रक्रिया आपको विकृत गंधिता कहलाती है। जैसे पनीर में जो है काफ़ी दिन तक ऑक्सीकरण के कारण बदबू देने लगती है। इसी तरह संक्षारण क्या होता है? संक्षारण क्या होता है? देखिए वातावरण में जब कोई धातु होती है वो जो है नमी और शुष्क उसकी उपस्थिति में जो है वाष्प की उपस्थिति में उसमें धीरे धीरे जंग लगने लगता है और क्षरण होता है। संक्षारण का मतलब क्षरण, क्षरण का मतलब नष्ट होना। तो यही प्रक्रिया अर्थात किसी भी धातु अम्ल का वातावरण में उपस्थित नमी के कारण
क्षय होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। लोहे में जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण है। एक तांबे की परत में हरे रंग की परत चढ़ जाना, ये भी संक्षारण का उदाहरण हो सकता है। तो दोनों जो है संक्षारण के उदाहरण है। धातु के शोधन की विद्युत अपघटन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इस विधि में देखिए धातु का शोधन आप ऐसे करेंगे, एक बनाएंगे धातु की शोधन ऐसे, और उसमें जो है मानक इलेक्ट्रोड भी बनाएंगे, एक मानेंगे, और एक को कैथोड और एनोड लेंगे। कैथोड में आपका होता है एनोड में होता है ऑक्सीकरण, एनोड एक होता है कैथोड। एनोड होती है आपकी अशुद्ध धातु, अशुद्ध धातु, और कैथोड होती है आपको शुद्ध धातु, शुद्ध धातु। एनोड में ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण, और कैथोड में आपका होता है अपचयन, अपचयन। तो इस विधि को अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, ये भी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अब चलता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम। अणुसूत्र बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए और इसके CO2 तनस्टिफ जल के साथ अपक्रिया का समीकरण लिखिए। विरंजक चूर्ण क्या होता है, इसका देखिए सूत्र क्या होता है। विरंजक चूर्ण का CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट इसको कहा जाता है। अब इसकी जब हम अपक्रिया इसको बनाते कैसे हैं, चूने के पानी में, चूने के पानी में, चूने के पानी में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो आपका ये CaOCl2 बनता है, CaOCl2 बनता है, और जल जो है आपका निकल जाता है। इसके बाद आपके जो है रिएक्शन कराएंगे, जैसे तन H2SO4 इसकी कराने है तो CaOCl2 प्लस H2SO4, तो ये आपका बन जाएगा CaSO4, यहाँ से ये ऐसे बनाते हैं, और इसमें जो है H2O प्लस क्लोरीन गैस आपकी मुक्त हो जाएगी। यहाँ 2Ca ले लेंगे, इसको संतुलित कर लेंगे। इसके बाद आता है जल के साथ अपक्रिया। CaOCl2 की जल के साथ अपक्रिया कराएंगे तो इसमें आपका बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार इनको जो है संतुलित कर लेंगे और रासायनिक समीकरण लिख देंगे। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न विरंजक चूर्ण वाला, इसको आप तैयार कर लीजिए बोर्ड के लिए। अब आता है रुधिर तथा लसिका में 4 अंतर लिखिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए, और इसको तैयार कर लेना है। वृक्क की संरचना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप तैयार करना है बोर्ड के लिए। नलिका विहीन ग्रंथियाँ क्या हैं, और थायराइड ग्रंथि की संरचना तथा काल, इसको भी हम तैयार करना है। मानव हृदय, ये तो बार बार बोर्ड में आता है, इसको तैयार करना है। परिवार नियोजन, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।